गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट। तो ये है हमारा टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो आज बेसिकली हमने समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, कैसे ये काम करती है बेसिकली, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सी चीजें जो होती हैं वो सेल या परचेज होती हैं और कौन कौन इसके अंदर काम करना है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट का क्या ओवरव्यू होता है और विद केस स्टडी हम क्या करेंगे, इस चीज को स्टडी करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या चीजें हमने किसका टॉपिक करना है आज हमने करना है फाइनेंशियल मार्केट। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? देखो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, पैसा, और मार्केट मतलब वो जगह जहां पर बायर एंड सेलर क्या करते हैं, मीट करते हैं कोई ना कोई चीज खरीदने के लिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट। तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट हो गई जहां पर पैसे को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली तो इसका मतलब तो यही हुआ, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली देखें कि मार्केट क्या होती है। देखो मार्केट एक ऐसी प्लेस है, आपने देखा होगा आपके आसपास बाजार होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट, जहां पर बहुत सारे कौन बैठे हैं, सेलर बैठे हैं, और बहुत सारे वहां पर क्या आते हैं, बायर्स आते हैं। वो दोनों आते हैं और दोनों एक मार्केट के अंदर ही क्या बोलते हैं, मीट करते हैं, और जिससे जो सेलर होता है वो अपने सामान को बेचता है और बायर उस सामान को क्या करता है, खरीदता है। अगर उसको वो अच्छा नहीं लगता तो वो कोई और चीज खरीद लेता है, कोई और चीज खरीद लेता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्केट। इसी को मार्केट बोलते हैं ना। मार्केट वो प्लेस है जहां पर बायर एंड सेलर क्या करते हैं, मीट करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। और फाइनेंशियल मार्केट क्या है? देखो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स, कौन सी एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स सोल्ड या परचेज की जाती है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि वो जगह जहां पर आप सारे के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हो और खरीद सकते हो। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। अब बात आती है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं। देखो एक तो आपके पास फिजिकल एसेट्स होती हैं। फिजिकल एसेट क्या हो गया, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, हाउस हो गया, घर हो गया, दुकान होगी, ये सारी क्या है, ये फिजिकल चीजें हैं, फिजिकल एसेट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं। एक होती है फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि ये वो एसेट्स होती हैं जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन हम इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये एक फाइनेंशियल एसेट्स ही तो है। देखो शेयर्स खरीदते हो तो आप किसी कंपनी की क्या कर रहे हो, एक तरीके से कंपनी के अंदर हिस्सा खरीद रहे हो, या बॉन्ड्स खरीद रहे हो, या डिबेंचर खरीद रहे हो। तो ऐसे बेसिकली क्या है, ये एक फाइनेंशियल एसेट है। मतलब एसेट मतलब वो चीज जो आपको फ्यूचर में क्या देगी, रिटर्न देगी। तो शेयर्स भी आपको रिटर्न देंगे, बॉन्ड्स भी आपको रिटर्न देंगे, और डिबेंचर्स भी आपको क्या देंगे, रिटर्न देंगे। तो फाइनेंशियल एसेट मतलब वो चीजें, वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में क्या देंगी, फायदा देंगी, और उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास होती है, लाइक शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर। तो जहां पर ये फाइनेंशियल एसेट्स बिकती है ना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो या तो ये एसेट्स वहां पर क्रिएट की जाएंगी, या इनको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो बेचने वाले लोग भी बैठे होते हैं और खरीदने वाले लोग भी बैठे होते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। अब नॉर्मली हम सोच के देखें कि भाई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लोग अपने पैसे को क्यों लगाएंगे, क्यों जाएंगे लोग फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए। अब देखो ऐसा है कि लोगों के पास, या हम नॉर्मली हम अपने आप को भी देखें कि हमारे पास क्या होती है, जब हम नॉर्मली काम करते हैं तो खर्चे निकालने के बाद हमारे पास क्या बचती है, सेविंग्स बचती है। तो उन सेविंग्स को हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उस सेविंग्स को क्या कर देते हैं, फिजिकल एसेट परचेज कर सकते हैं, लाइक रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी शायद महंगी होती है तो हम उसको क्या कर देते थे, बैंक में रख देते थे। बट अब उन पैसे को, उस फालतू जो सेविंग के रूप में हमने पैसा रखना है ना, लोग क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं, रियल एस्टेट में नहीं करते ना, बैंक में जमा करवाते हैं। वो उस पैसे से फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर लेते हैं, लाइक शेयर्स,
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है ना, ये कहां पर मिलेंगी? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर ये फाइनेंशियल एसेट्स बिकती हैं, क्योंकि लोगों ने तो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो किस जगह पर जाएंगे? वो फाइनेंशियल मार्केट पे जाएंगे, जिस हिसाब से उनकी क्या है, रिक्वायरमेंट है कि उन्हें शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए, उन्हें अपने पैसे को कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। चलो, तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर कि इन एन इकोनॉमी देयर आर टू मेजर सेक्टर। दो सेक्टर्स हैं हमारे पास। कौन सा? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर में बताए, एक प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हम लोग जो 135 करोड़ इंडियंस हैं, वो किसके अंदर आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर्स के अंदर आएंगे। और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर से ही कुछ प्रोड्यूसर्स निकलते हैं, जो चीजों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करता है? उसको अपनी इनकम को सेव करना है ताकि वो कुछ रिटर्न्स कमा सके विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको किसकी पैसे जरूरत होती है? फाइनेंस की जरूरत होती है ऑल द टाइम। देखो, प्रोड्यूसर को तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है, उसको तो एक बहुत बड़ी अमाउंट क्रिएट करनी है, उसको तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर नहीं इन्वेस्ट करेगा, मशीनें नहीं खरीदेगा, तो वो आगे फर्दर डिमांड को फुलफिल कैसे करेगा? ठीक है ना। तो बिजनेस करने के लिए प्रोड्यूसर को पैसे की रिक्वायरमेंट है, और हाउस होल्ड को अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो हाउस होल्ड के पास और बिजनेस के पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब कहां पर हाउस होल्ड अपना पैसा रख सकता है और कहां पर प्रोड्यूसर्स को पैसा मिल सकता है। तो दो ऑप्शंस कौन से हैं? एक तो है फाइनेंशियल मार्केट और दूसरा क्या है? बैंक। देखो, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स, याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर्स हैं। कैसे? देखो, अब आप मान लो नॉर्मली हम अपने आप को देखें कि आपके पास अगर मैं बोलूं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सेविंग का पड़ा है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मल इंसान क्या करता है? उसको बैंक में जाकर जमा करवा देता है और एफडी करा देता है, ठीक है ना। और बैंक बेसिकली उस पैसे को क्या करता है? हमें 5% पे इंटरेस्ट देता है और 8 या 10% पे वो लोन दे देता है। किसको? प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज या जो उनकी बिजनेस के रिगार्डिंग एक्टिविटी है उसको पूरा कर सके। तब अच्छा, इसी का अल्टरनेटिव क्या है? अगर कोई बोले कि हमें 5% रिटर्न नहीं चाहिए, तो क्या अल्टरनेटिव है? अब 2 लाख में कोई प्रॉपर्टी तो आने नहीं वाली, तो वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाएंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन बैठे हैं? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बैठे होते हैं प्रोड्यूसर्स और बिजनेस फर्म्स, जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें वो पैसा बैंक से नहीं लेना। तो वो क्या करते हैं? वो अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, मतलब पब्लिक को बोलते हैं कि आओ हमारी कंपनी के बॉन्ड्स लो और हम आपको 7% या 8% क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो पब्लिक क्या करती है? पब्लिक उस फाइनेंशियल मार्केट में जाती है, वहां से बॉन्ड्स क्या कर लेती है? परचेज कर लेती है। अब बॉन्ड्स परचेज करने के बदले में वो क्या देगी? प्रोड्यूसर्स को मनी दी जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा प्रोड्यूसर को। और ये पैसा कौन दे रहा है? कंज्यूमर्स दे रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है मनी। किसको? प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? इस पैसे को आगे अर्न करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा अच्छी खासी, और जो रिटर्न होगी वो रिटर्न बॉन्ड्स के रूप में उसको क्या करेगा? बॉन्ड्स के इंटरेस्ट के रूप में हाउस होल्ड को वापस करेगा। अब दोनों का फायदा, प्रोड्यूसर को शायद 7% रेट के ऊपर डायरेक्टली पब्लिक से पैसा मिल गया और पब्लिक को भी एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल गया, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्पिटिटर्स हैं, याद रखना। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये एक इंटरमीडिएट है, ब्रोकर है बीच के, जो पब्लिक का पैसा लेकर आगे फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या करते हैं? देते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट भी यही काम कर रही है और बैंक भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट और बैंक में फर्क क्या है? बैंक थोड़े से क्या है? सेफर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट भी क्या है? कम है। फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा क्या है? रिस्की है, बट उसमें इंटरेस्ट रेट भी क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। तो दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स। ये लोग क्या करते हैं? ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हो रही है ना, किसकी? फंड्स की। अब डिमांड सप्लाई कैसे क्रिएट होगी? प्रोड्यूसर आके पैसा मांगेगा और हाउस होल्ड क्या करेगा? उसको सप्लाई करेगा। तो ये उसके बीच में इंटरमीडिएट का काम करेंगे और एलोकेट करेंगे उस पैसे को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के अंदर, ताकि हाउस होल्ड को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? रेट ऑफ रिटर्न मिले। और उनको जो स्कार्स रिसोर्सेज है, मतलब पैसा तो देखो क्या है? कम है, उन फर्म्स को दे जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? प्रोडक्टिविटी करे। तो ये किसका काम है? ये फाइनेंशियल मार्केट और बैंक का क्या है?
काम है कि ये इनका काम क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि जो पैसा इनके पास सप्लाई के रूप में आ रहा है उसको इस हिसाब से एडजस्ट करें या एलोकेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हाउस होल्ड के लिए क्रिएट हो सके और उन फर्म्स को पैसा मिले जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्या करें, जनरेट करें। दैट इज द मेन वर्क ऑफ इसका फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर क्रिएशन, याद रखना यहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स बिकती नहीं है, क्रिएट भी कहां होती है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। लाइक बॉन्ड्स वगैरह इमीडिएटली मार्केट के अंदर ही क्रिएट किए जाते हैं। क्रिएट करना मतलब ऑन द स्पॉट बनाना। एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को एक्सचेंज भी किया जाता है और नए बॉन्ड्स, नई लिक्विड एसेट्स को क्रिएट भी किया जाता है। ठीक है ना। तो ये मार्केट कहां पर एग्जिस्ट करती है, जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। देखो, चाहे आप मान लो बैंक में जाकर शेयर ले रहे हो तो दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। चाहे आप जाके एक बाजार के अंदर कोई पर्टिकुलर शॉप के अंदर जाके आप क्या कर रहे हो, शेयर्स बेचे या खरीदे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। फाइनेंशियल, जहां पर भी फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज की जाएंगी ना, बेची और खरीदी जाएंगी, वहां पर फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अकेला फाइनेंशियल मार्केट में एक्सचेंज नहीं होता, क्रिएट भी की जाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर ने बोला कि हमें पैसे की जरूरत है लेकिन हम आपको कोई भी बॉन्ड्स वगैरह इशू नहीं कर सकते, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट खुद प्रोड्यूसर के बजाय क्या कर देता है, बॉन्ड्स इशू कर देता है ऑन द स्पॉट। और वो बॉन्ड्स हाउस होल्ड को भेज देता है कि हमें ये बॉन्ड्स इशू करें और इस बॉन्ड्स को इस कंपनी में, एबीसीडी कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, एबीसी कंपनी के अंदर। तो क्या कर दिया, एसेट्स को क्रिएट भी कर दिया। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, ये हमें प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब होता है जब आपकी कोई भी चीज इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कैश में कन्वर्जन करने का काम कौन करेगा, फाइनेंशियल मार्केट करेगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अकर होती है ना, वो कैसे होती है, लाइक शेयर इशू हो रहे हैं, सेल एंड परचेज हो रहे हैं शेयर्स के, ठीक है ना। तो क्रिएशन हो रहे हैं शेयर्स का या सेल एंड परचेज, जहां पर भी ट्रांजैक्शन अकर होगी उसी एरिया को हम क्या बोल देंगे, फाइनेंशियल मार्केट बोल देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, सेल और परचेज होती है। और उन सेल एंड परचेज को कौन करता है, ब्रोकर्स करते हैं। और उन ब्रोकर को हम, उन इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कि भाई फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, मेनली बैंक का काम नहीं पूछ रहे, फाइनेंशियल मार्केट का काम पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, उनसे सेविंग को इकट्ठा करना, उनको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, फाइनेंशियल मार्केट को। और जो पैसा उनके पास आया है, लेट्स से ये हाउस होल्ड सेक्टर से, अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास 2 लाख रुपए पड़ा है और इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये बैंक में भी जा सकते हैं या ये फाइनेंशियल मार्केट में जाके कोई एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। अब बैंक इनको 6% इंटरेस्ट दे रहा है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या बोलेगी कि आओ हम आपको 8% इंटरेस्ट विद सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड को क्या किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और सेविंग्स जो उनके 2 लाख रुपए उन्होंने सेव किए थे, उनको बैंक की बजाय फाइनेंशियल मार्केट ने अपने पास मोबिलाइज किया। और दिया किसको, दिया उस प्रोड्यूसर को जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाकर क्या कर सकता है, दे सकता है। तो मेन फंक्शन क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, किससे, हाउस होल्ड से। और किसको देना, प्रोडक्टिव यूज के लिए प्रोड्यूसर्स को देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, मान लो एक है मिस्टर ए और एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने अपने बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड्स इशू का मतलब क्या होता है कि उन्होंने बोला कि हमें पैसे की जरूरत है और हम बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, 8% उसके ऊपर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जो भी हमें 1 लाख रुपया देगा इन बॉन्ड्स के ऊपर, हम आपको क्या देंगे, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देंगे। अब फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये बॉन्ड्स जो थे वो मिस्टर सी ने परचेज कर लिए। किसने परचेज कर लिए, मिस्टर सी ने।
अब मिस्टर सी ने परचेज कर लिया, तो मिस्टर सी ने कंपनी को 1 लाख रुपए दे दिया और मिस्टर सी के पास एक बॉन्ड आ गया। अब मान लो मिस्टर सी को इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है ना, पैसे की जरूरत पड़ गई, किसको? मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी उस पैसा लेने के लिए किस मार्केट में जाएगा? मिस्टर सी जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल ब्रोकर होगा ना, मिस्टर सी क्या बोलेगा कि मेरे पास एक 1 लाख का बॉन्ड पड़ा है, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट है, मेरे को इमीडिएट पैसे की जरूरत है, तो आप मेरे को पैसा दिलवाइए, इस बॉन्ड को क्या करवाइए? सेल करवाइए। या ऐसा ही हम शेयर्स के ऊपर भी ले सकते हैं, ऐसा ही हम डिबेंचर्स के ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में जाके उनको क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। नॉर्मली हम इसको शेयर्स के अंदर भी देखते हैं कि शेयर्स एक बार कंपनी से खरीद ले, फिर जो शेयर होल्डर होता है उन शेयर्स को क्या करता है? बेचता है। किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ये सारे बैठे हुए थे। तो अगर तो ये डिमांड करेंगे कि हाँ हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। 1 लाख का बॉन्ड 1 लाख 1,000, 1,02,000 में भी बिक सकता है। बट अगर ये लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो मान लो सिर्फ ई ने ही डिमांड किया, तो क्या 1 लाख का 1 लाख ही? अगर मान लो बिल्कुल भी डिमांड नहीं हुई, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि उसको तो बेचना है, तो ये 95,000 पे क्या हो जाएगा? बिकने के लिए तैयार हो जाए। तो ये बेसिकली बॉन्ड्स में नहीं होता, ये नॉर्मली होता है किसके अंदर? शेयर्स के अंदर होता है। बॉन्ड्स में होता है बहुत कम होता है, शेयर्स के अंदर होता है कि मान लो एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर्स बेच दिए मिस्टर सी को, और मिस्टर सी अब उन शेयर्स को लेकर फाइनेंशियल मार्केट में गया बेचने के लिए। अब फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या करेगी? प्राइस डिस्कवरी करेगी। अब प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? डिमांड जितनी है, अगर तो उन शेयर्स की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस भी क्या होगा? ज्यादा होगा, 1,05,000, 1,08,000। और अगर डिमांड ज्यादा नहीं है तो प्राइस क्या होगा? कम। तो प्राइस डिस्कवरी कौन करेगा कि उस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस कितना है? फाइनेंशियल मार्केट। एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी क्योंकि इजीली कैश में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि लेने वाला भी बैठा होगा और बेचने वाला भी बैठा होगा। तो आप इमीडिएटली, अगर आपने कोई कंपनी का शेयर या डिवेंचर परचेज कर लिया ना, तो आप कंपनी चाहे आपको पैसा ना दे, तो आप इस मार्केट में जाकर उन शेयर्स या डिवेंचर्स को बेच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे आपसे वो शेयर्स और डिवेंचर खरीदने के लिए। अच्छा, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे कम करते हैं? देखो, कहीं मिस्टर सी को ए को ढूंढना पड़ता ताकि मैं उसको क्या कर सकूं? अपने शेयर्स को या अपने डिवेंचर्स को बेच सकूं। अब फाइनेंशियल मार्केट ने क्या कर दिया? आपका टाइम भी बचा दिया। आप सिंपल मार्केट में गए, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये बेचने वाला है, आपने कुछ % ऑफ ब्रोकरेज दी और कहानी खत्म। अगर मिस्टर सी को मिस्टर ए को ढूंढना पड़ता तो शायद मिस्टर सी दिल्ली का होता और मिस्टर ए कहां का होता? लखनऊ का होता। तो कैसे ढूंढ पाते उसको? ठीक है ना। तो ये चारों फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि मेनली हमारे पास ये फाइनेंशियल मार्केट होती कितने टाइप की है? तो हम किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं? मैच्योरिटी के बेसिस के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी जो फाइनेंशियल मार्केट है, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैश में कन्वर्ट होता है। तो मैच्योरिटी के हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 टाइप की है। एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है? देखो, मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स डील किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड मतलब जिनका पीरियड होता है ना, वो 1 साल से क्या होता है? कम होता है, या 1 साल जितना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। शॉर्ट पीरियड के लिए जो कई बार, अच्छा ये बेसिकली क्या होता है, कई बार कंपनीज को ना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें वो साल, 2 साल या 6 महीने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो किस मार्केट में जाकर पैसा मांगेंगे? वो जाएंगे मनी मार्केट के अंदर और वहां पर ब्रोकर्स को बोलेंगे कि हमें पैसा चाहिए। तो ये मार्केट कौन सी मार्केट होती है? मनी मार्केट, जहां पर शॉर्ट टर्म फंड यानी कि 1 साल से कम के लिए जो काम होता है वो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। और दूसरी मार्केट हमारे पास कौन सी होती है? दूसरी मार्केट होती है हमारे पास कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट कहां पर होती है? तो नाम से पता चल रहा है, कैपिटल मतलब जहां पर कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो मार्केट जहां पर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में डीलिंग की जाती है, यानी कि जिनका पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। तो मान लो मिस्टर ए है, उनके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। अब मिस्टर ए के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं और वो चाहता है कि मैं 5 साल के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करूं, और उन्होंने बैंक में नहीं जाना, मतलब बैंक में उसने एफडी नहीं करवानी, तो वो कौन सी मार्केट में जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। और फाइनेंशियल में भी किसके अंदर? कैपिटल मार्केट के अंदर।
ठीक है ना। और मान लो मिस्टर बी है, उसके पास भी 1 लाख रुपए पड़े, बट उसको उस पैसे की शायद 9 महीने के बाद जरूरत पड़ सकती है, तो वो अब किस मार्केट में जाएगा? वो मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड डील होते हैं। तो जो कंपनी जिनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी वो मनी मार्केट में आएंगी, कोई 6 महीने 7 महीने 9 महीने के लिए अपने चीजें इशू करेंगी और उसके ऊपर एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगी। तो मिस्टर बी उस मार्केट में जाकर उन शॉर्ट टर्म फंड्स को क्या कर सकता है, उन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को क्या कर सकता है, ले सकता है। और कैपिटल मार्केट में कौन जाएगा? ए, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या है, 5 साल या उससे ज्यादा। ठीक है ना। तो 1 साल से ज्यादा का जो भी टाइम पीरियड है और जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइनेंशियल एसेट जिसकी मैच्योरिटी, मतलब जो कैश में 1 साल से ज्यादा के बाद कन्वर्ट होगा, वो कौन सी मार्केट में बिकेगा? कैपिटल मार्केट। और जो 1 साल या 1 साल से कम के अंदर भी कन्वर्ट होगा कैश के अंदर, वो बिकेगा मनी मार्केट के अंदर। तो ये तो थी हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलो, तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली मनी मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, कि मनी मार्केट क्या होती है और उसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट सोल्ड होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं उसके अंदर। चलो, तो मनी मार्केट क्या है? जैसे आपको पहले पता है कि मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कौन से फंड डील होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड डील होते हैं, जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 1 साल या 1 साल से कम, अप टू 1 ईयर। यानी कि 1 साल या 1 साल से कम के लिए अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी गवर्नमेंट को, हाँ, गवर्नमेंट भी इन मार्केट में जाकर पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, यस। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बॉन्ड्स इशू करता है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी टाइम टाइम पर क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। तो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस मार्केट में बिकते हैं? मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि 1 साल से उनका पीरियड क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो अच्छा, अब बताओ इस मार्केट में क्या होगा, रिस्क भी कम होगा। और ये सिक्योर्ड होगी या अनसिक्योर्ड होगी? अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? शॉर्ट पीरियड के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और दैट आर हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब क्या है? जो इमीडिएटली कैश में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, क्योंकि 3-6 महीने का होगा। अगर वो मनी मार्केट में हमने खरीद लिए तो दोबारा बेच भी सकते हैं उसी मार्केट में किसी और को, क्योंकि उसको पता है 6 महीने के लिए पैसे की ब्लॉकेज है, ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है। और ये हर रोज ट्रेड होते हैं, एवरीडे ट्रेड होते हैं, ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट। मतलब एक मार्केट होती है मनी मार्केट। तो मान लो अब कंपनी थी, एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उसको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि उसको 2-3 लाख रुपए चाहिए था 6 महीने के लिए। तो वो मनी मार्केट में गई, उसने जाके एक लेट्स से एक बॉन्ड इशू कर दिया। अब बॉन्ड इशू कर दिया, उसके ऊपर बोला कि हम इसके ऊपर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ के लिए, जिसको भी चाहिए वो आके ले। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन चारों ने क्या कर लिया, उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो इन्होंने ये इनको कहाँ जाना पड़ेगा, मनी मार्केट में गए और वो डॉक्यूमेंट क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब मान लो ए को, अच्छा अब ए है, अब ए ने मान लो उस 1 अप्रैल को वो डॉक्यूमेंट ले लिया, तो 2 अप्रैल को उसको आई थिंक पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो फिर इसी मनी मार्केट में जाएगा, इसी मनी मार्केट में जाएगा। यस, और वहां पर एक्टिवली ट्रेड होता है। एक्टिवली ट्रेड मतलब क्या होता है कि वहां पर जो इशू हो रखे हैं ना डॉक्यूमेंट, वो भी दोबारा भी बिकते हैं। वो जाके बी को बेच देगा, तो क्योंकि शायद बी को पहले नहीं मिला था, बी अब ले लेगा। तो अब ए का फिर क्या फायदा होगा? देखो, ए को इमीडिएटली पैसा मिल गया और बी को वो डॉक्यूमेंट मिल गया, और 3% इंटरेस्ट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम भी चलता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, बहुत थोड़े टर्म के लिए। और इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, फिक्स कैपिटल के लिए तो होगा नहीं, कि अगर कंपनी को फिक्स कैपिटल के लिए पैसा चाहिएगा तो वो तो 5 साल 10 साल 20 साल के लिए चाहिए होगा, 3-6 महीने के लिए तो चाहिए नहीं होगा। तो इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने के लिए एक बॉन्ड इशू कर देगी, और एबीसी बहुत सारे आएंगे, वो बॉन्ड्स खरीद लेंगे। अच्छा, इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, मतलब कोई परमानेंट इसका ऑफिस नहीं है कि मनी मार्केट कहां पर है, ये ऑनलाइन ही मिलती है। आप जाकर सर्च मारेंगे मनी मार्केट, आरबीआई भी करता है। ठीक है ना। आरबीआई का एक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं। पोर्टल्स मतलब एप्स बना रखे हैं जहां पर ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सेल परचेज इन डॉक्यूमेंट्स को किया जाता है। कंपनी जाकर इशू करती है और लोग, पब्लिक क्या करती है, इनको परचेज करती है 3 महीने 6 महीने 7 महीने के लिए। और मेजर इंस्टीट्यूशंस कौन है जो ये इशू करते हैं, लाइक एलआईसी, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, अपना जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे क्या करते हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करते हैं। अच्छा, कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये 5 कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस मार्केट में क्या होते हैं, डील होते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कौन इनको इशू करता है, कितने टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है, उसको देखते हैं हम डिटेल के अंदर।
तो सबसे पहला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास कॉल मनी। देखो कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पैसा इकट्ठा करने का, और ये बेसिकली कौन करते हैं? ये बैंक्स करते हैं। देखो क्या होता है, मान लो एसबीआई है, ठीक है ना, और ये अपना पीएनबी है, इनका एक ही स्टेट के अंदर या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका बैंक है। अब होता क्या है कि कई बार एसबीआई के पास कोई कस्टमर आ जाता है जो इमीडिएटली उनसे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, मतलब उसके अकाउंट में शायद 3-4 करोड़ था, उसको इमीडिएटली 1 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने एसबीआई से मांग लिया। अब अगर एसबीआई बोले, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक डेली के डेली कैश को ट्रांसफर करता है अपनी हेड ब्रांच के अंदर। अब अगर एसबीआई बोले कि हमारे पास कैश नहीं है, या फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उस लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। तो एसबीआई को इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1-2 दिन के लिए, ठीक है ना। तो एसबीआई क्या करेगा? कॉल मनी मेथड से पैसा मंगवाएगा। किससे? दूसरे बैंक से। लाइक पीएनबी को कॉल किया जाएगा कि हमें 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हम आपको उसके ऊपर डेज के हिसाब से क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्ड मनी। जब एक बैंक दूसरे बैंक से, जरूरी नहीं दूसरे बैंक से मंगाए, म्यूचुअल फंड से, बड़ी बड़ी कंपनी से, या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वो एसबीआई क्या कर सकता है? उस पैसे को मंगवा सकता है, ठीक है ना। तो कॉल मनी क्या है? कॉल मनी एक ऐसा मेथड है जो कमर्शियल बैंक बोरो फंड फ्रॉम ईच अदर। कमर्शियल बैंक मतलब ये एसबीआई और पीएनबी क्या करते हैं? एक दूसरे से फंड बोरो करते हैं जब उनको इमीडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कौन सी रेशियो होती है? देखो कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो बैंक को मिनिमम मेंटेन करके रखनी पड़ती है अपने बैंक के अंदर। किसने बोल रखा होता है? आरबीआई ने बोल रखा होता है। मतलब आरबीआई ने बोल रखे कि हर बैंक को अपने बैंक, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, कि 1 करोड़ रुपया या अपने टोटल डिपॉजिट्स का 10% या 5% मेंटेन करके रखना है। तो कई बार बैंक्स के पास ये नहीं हो पाता, तो इसलिए इस रिजर्व को पूरा करने के लिए ना बैंक क्या करते हैं? कॉल मनी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि डिपॉजिट उनके पास आ जाएंगे, शायद ये 3 दिन 4 दिन ना आ पाए, तो उसको पूरा करने के लिए ना, इतना मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं? कॉल मनी करते हैं दूसरे बैंक से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड। और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 1 दिन से लेकर 15, यानी कि 1 दिन के लिए पैसा लिया जाता है, बट मैक्सिमम कितने दिन के लिए होता है? ये 15 दिन के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉल रेट बोलते हैं। अच्छा, और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। लाइक इनवर्स रिलेशन कैसे हो गया? मान लो अगर कॉल रेट ज्यादा हो गया ना, तो बैंक्स क्या करेंगे? कॉल रेट से पैसा ना मंगवाकर किससे पैसा मंगवाना शुरू कर देंगे? दूसरे इंस्ट्रूमेंट इशू करना शुरू कर देंगे, उनसे पैसा लेना शुरू कर देंगे। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड रिटर्न ऑन अदर। कि अगर कॉल रेट बढ़ती जा रही है ना, तो दूसरी रिटर्न क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। और अगर कॉल रेट कम है तो दूसरी रिटर्न क्या होंगी? ज्यादा। देखो कॉल रेट का मतलब क्या है? कॉल रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर बैंक दूसरे बैंक से पैसा उठा रहा है। अगर मान लो ये 8% थी, अब ये 12% होगी या 14% होगी, तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो ऑटोमेटिकली क्या होते जा रहे हैं? कम सस्ते होते जा रहे हैं ना। ये तो 4%, 5%, 6% पे ही था, ठीक है ना। तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स और इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। कि अगर इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, तो इनकी जो ये अदर शॉर्ट टर्म्स होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। तो बैंक को ये सस्ता लगेगा, बैंक इनसे पैसा मंगवा लेगा। चलो, उस ये था हमारे पास कॉल मनी। तो कॉल मनी में नॉर्मली आपको क्या याद रखना है कि कमर्शियल बैंक एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करते हैं? पेमेंट लेते हैं, जब उनको इमीडिएटली सीआरआर को, अपने कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखना पड़ता है। या कई बार कोई इमीडिएटली कस्टमर आ गया तो इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का। दैट्स इट। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? देखो ट्रेजरी बिल वो बिल है जो आरबीआई इशू करता है, किसके बिहाफ के ऊपर? गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। अब कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना पैसे की जरूरत पड़ जाती है, लाइक उनको कोई बड़ा पुल बनाना है, ब्रिज बनाना, और इमीडिएटली करना। लेट्स से कोविड आ गया, अब कोविड के अंदर सरकार को इमीडिएटली खर्चा करना था। अब सरकार के पास मान लो पैसा नहीं था, हाँ, अब सरकार नोट नहीं छाप सकती इस केस में कि नोट छाप कर, क्योंकि फिर तो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। इकोनॉमिक्स में हमने इस चीज को क्लियरली समझा हुआ है कि वो क्या क्रिएट कर देगा? इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होगी वो आरबीआई को बोलेगी कि हमें पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या करेगा? शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स क्या कर देगा? इशू कर देगा, और पब्लिक से पैसा ले लेगा। और इन्हीं को हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? लेट्स से आरबीआई ने 25 हजार के बॉन्ड इशू कर दिए, तो इनके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता कि पब्लिक को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये बेसिकली इशू किए जाते हैं एट डिस्काउंट के ऊपर। मतलब
मान लो कि एक जो इंस्ट्रूमेंट था, एक ट्रेजरी बिल था, उसकी वैल्यू कितनी थी 25,000, बट आरबीआई क्या बोलेगी कि हम आप पब्लिक को 24,500 रुपए में दे देंगे, और जब इसकी मैच्योरिटी होगी ना, आपको पूरा का पूरा 25,000 क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं था। जो ये डिफरेंस है ना, यही क्या है, यही इनकम है। किसकी, जिन ट्रेजरी बिल होल्डर की। तो इट हैज द मैच्योरिटी ऑफ 14 डेज टू 364 डेज, और ये एक तरीके से प्रोमिसरी नोट है, मतलब आरबीआई गारंटी देता है कि हम आपको, जिसके हाथ में ये बिल होगा, हम उसको पेमेंट करेंगे ही करेंगे। और ये हाईली लिक्विड है। अगर मान लो आपको इमीडिएटली पेमेंट की जरूरत पड़ जाए, तो आप किसी और को भी जाके दे सकते हो और उससे पैसा ले सकते हो, क्योंकि उसको पता है कि भाई सेफ सिक्योर डॉक्यूमेंट है और इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और इट इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 25,000 एंड इट मल्टीपल। तो ये याद रखना है कि ये 25,000, मिनिमम 25,000 के डिनोमिनेशन में आएगा, कि एक ट्रेजरी बिल 25,000 का तो होगा ही होगा, और डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, और पार पे क्या करना है, इसको रीपे कर देना, वापिस कर देना। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, जिसको क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। जो डिफरेंस होता है उसको इशू करने का और मैच्योरिटी का, वही क्या होती है, ट्रेजरी बिल होल्डर की इनकम होती है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल पेपर। देखो कमर्शियल पेपर कौन है, कमर्शियल पेपर ना बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करती हैं, क्योंकि उनको कई बार अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत होती है, या कंपनी कई बार क्या करती है कि कंपनी को ना शेयर्स इशू करने होते हैं। अब शेयर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए इशू करने होते हैं, तो अब शेयर को जब इशू करना है तो प्रोस्पेक्टस हो गया, या बहुत सारे ना छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कंपनी के पास उनके लिए भी पैसा नहीं होता। तो उस पैसे के लिए ना, जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट या ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग या फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ये वो खर्चा होता है जो कंपनी शेयर को इशू करने से पहले करती है, प्रोस्पेक्टस के ऊपर, डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स के ऊपर, सारे सब खर्चे के लिए ना कंपनी को मान लो 50 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी उस 50 लाख को बैंक से लोन नहीं लेगी, कंपनी उसका कमर्शियल पेपर इशू कर देगी, और ये बड़ी लार्ज क्रेडिट वर्थिनेस कंपनी करती है, और शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर होता है, और इनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो कम होता है मार्केट रेट से, और ये अनसिक्योर्ड होते हैं, लेकिन प्रोविजनरी नोट होते हैं। कंपनी बोलती है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, और मैक्सिमम डेज क्या होते हैं, 15 दिन से लेकर एक साथ, क्योंकि जब कंपनी के पास शेयर का पैसा आ जाता है, कंपनी इसको वापस कर देती है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल मतलब आप इसको ट्रांसफर करके बदले में कोई सामान भी ले सकते हो। देखो नेगोशिएबल मतलब क्या होता है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया कि मान लो आपके पास एक कमर्शियल पेपर है, आप उसके बदले में मार्केट में जाकर कोई सामान भी परचेज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि लोगों को भी पता है कि कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड है, जिस दिन टाइम पूरा होगा उस दिन इस कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट जिसके हाथ में वो बिल होगा उसको पैसा मिल जाएगा। और ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, आप इंडोर्स आगे भी ट्रांसफर कर सकते हो, और ये डिस्काउंट के ऊपर सोल्ड होता है, मतलब 25,000 का होगा तो 24,000 का बिकेगा, और जब पैसा कितना मिलेगा, पूरा का पूरा 25,000 आपको वापस मिल जाएगा। और ये कंपनीज बेसिकली किसके लिए यूज करती हैं, या तो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, या ब्रिज फाइनेंसिंग और फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट जो शेयर को इशू करने से पहले कंपनी करती है। चलो तो ये तो क्या था हमारे पास, कमर्शियल पेपर। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, और इसमें और फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क होता है। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये कमर्शियल बैंक या कोई बड़े बड़े डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं, इशू करते हैं कि इसको आम पब्लिक को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, ठीक है ना, ताकि उनको कई बार पैसे की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स को। अब हम बोलेंगे एफडी तो भी यही होता है, बट एफडी देखो, एफडी के अंदर और इसके अंदर फर्क क्या होता है, ध्यान से देख। देखो एक तो बात, इट इज अनसिक्योर्ड, तो एफडी क्या होती है, सिक्योर्ड होती है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इन बियरर फॉर्म। नेगोशिएबल मतलब आप अगर मान लो आपके हाथ में मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक एबीसी बैंक था, उसने क्या किया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिस्टर ए को इशू कर दिया, तो मिस्टर ए के पास एक 25,000 का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था। तो अब जो एबीसी है, एबीसी का बैंक था, अब ये एबीसी बैंक 9 महीने के बाद इस 25,000 को क्या करेगा, वापस करेगा, विद इंटरेस्ट वापस करेगा। तो इस दौरान अगर ए को पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसको नेगोशिएबल मतलब किसी और को बेचकर सामान भी ले सकता है। तो मान लो ए ने बी से सामान ले लिया और बदले में उसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में आ गया, बी के हाथ में आ गया। अब 9 महीने के बाद पैसा किसको मिलेगा, पैसा मिलेगा जिसके हाथ में ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि बियरर होगा। मतलब इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन एफडी फिक्स डिपॉजिट वो तो एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे होता है। तो एफडी और इसमें क्या है, ये फर्क होता है।
अच्छा, ये कब इशू किया जाता है? जब लिक्विडिटी क्या हो, बहुत टाइट हो, मतलब कंपनी के पास या बैंक्स के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो, तब बैंक ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या करता है, इशू करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है ना। बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। देखो कब करेगा, जब टाइट लिक्विडिटी है, मतलब लोग पैसा जमा नहीं करवा रहे और लोन बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है, तो बैंक की तो दिक्कत आ गई, क्योंकि बैंक ने तो लोन देकर इंटरेस्ट कमाना है। तो जब टाइट लिक्विडिटी है ना, मतलब लोग इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पैसा जमा नहीं करवा रहे, तो उस केस के अंदर, क्योंकि वो एफडी नहीं करवा रहे, तो उस केस के अंदर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा, ताकि भाई इसके ऊपर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि आओ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लो, जब मन करे तब पैसा ले लेना, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि बैंक को पता है कि लोन की डिमांड हाई है और लोग पैसा जमा नहीं करवा रहे, तो अगर बैंक के पास पैसा जमा ही नहीं होगा तो वो लोन कैसे देगा, ठीक है ना। तो ये एक आसान तरीका होता है बैंक के पास से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लेने का, और दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन अ शॉर्ट पीरियड। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम समय में आ जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 100% सिक्योर्ड होता है, क्योंकि बैंक्स ने इशू किया। अब बैंक्स के ऊपर तो क्या होता है, लोगों का भरोसा होता है पूरा, और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मिनिमम 90 दिन तो होगा ही होगा, 90 दिन से लेकर 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड होता है। चलो लास्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है लास्ट हमारे पास, कमर्शियल बिल। तो कमर्शियल बिल देखो आपने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब मिस्टर ए फर्म बी फर्म को क्या देती है, बिल देती है, किसके बदले में, कोई सामान। जब ए देखो, ए उधार पे सामान किससे खरीदता है, बी से खरीदता है। ए ने क्या किया, उधार पर सामान खरीदा, किससे खरीदा, बी से। अब बी ने तो इसको सामान दे दिया, अब बी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ए ने क्या बोला कि भाई मैं पैसे तो दे नहीं सकता, तो ए ने बदले में ना एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो बी ने बना के दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ए ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। ए ने क्या बोला कि ठीक है, बी ने बोला कि भाई ऐसा है, आपने मेरे को 1 लाख रुपए देना और मेरे को भरोसा नहीं है कि आप दोगे कि नहीं दोगे, तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर दे रही हूँ, आप उसके ऊपर क्या कर दो, साइन कर दो। तो बी ए ने बेसिकली क्या कर दिया, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बी, अगर मान लो ए पैसा भी ना देना, तो बी इमीडिएटली बैंक में जाके उस बिल को क्या कर सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है। डिस्काउंट मतलब इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करवा सकता है, बिकॉज ए ने गारंटी दे रखी है कि 3 महीने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इसी को बोलते हैं कमर्शियल बिल। तो अब ये कमर्शियल बिल भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये तो हम बोलेंगे कि ये तो बिजनेस से बिजनेस के बीच में हो रहा है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो गया। देखो कंपनीज जो होती है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इसी पैसे से खेलते हैं। कैसे, अब ध्यान से सुनना। देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, फर्म्स यूज करते हैं टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल, और इसका मेनली टाइम पीरियड क्या होता है, 90 दिन का होता है। शॉर्ट टर्म होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग नेगोशिएबल होता है, और फाइनेंसिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म। अब होता क्या है, होता क्या है कि मिस्टर मान लो ए और बी दो फर्म्स हैं। अब ए ने बी से क्या लिया, उधार पर सामान लिया। ए ने क्या लिया, बी से सामान लिया क्रेडिट के ऊपर। अब बी क्या मांगेगा, ए से पैसे मांगेगा, बट ए बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं। तो बी ने क्या बोला, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, बट हम आपको एक बिल बनाकर दे रहे हैं, विच इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, कि हम आपको एक बिल बनाकर दे रहे हैं। इस बिल में लिखेंगे कि आप 3 महीने के बाद गारंटी दे रहे हो कि पेमेंट कर दोगे। तो ए ने बोला ठीक है, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं। तो अब देखो ए ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। जैसे ही ए ने साइन किया ना उस बिल के ऊपर, वो बिल क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब बी के पास में एक डॉक्यूमेंट पड़ा है जी। अब अच्छा, बी को पैसा किससे लेना है, ए से लेना है, उस बिल से लेना है, बिल से लेना है। अब बी एक प्रॉपर 3 महीने के बाद बैंक में जाएगा और उस बिल को देकर पैसा निकलवा लाएगा, और बैंक क्या करेगा, एक अकाउंट से पैसा काट देगा। लेकिन अब इसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैसे यूज किया जाता है, अब बी पता है क्या करता है, बी इमीडिएटली बैंक में चला जाता है, इमीडिएटली बैंक में चला जाएगा और बैंक को बोलेगा कि ये बिल है जी हमारे पास, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसके ऊपर एक ही गारंटी है, तो आप हमें क्या कर दो, पेमेंट कर दो। अब बैंक बोलेगा हम आपको पेमेंट क्यों करेंगे, ये तो 3 महीने के बाद पेमेंट होनी थी। तो बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा चलो आपको जो भी डिस्काउंट काटना है काट लो, बट मेरे को इमीडिएटली पेमेंट कर दो। तो देखो अब मान लो 25,000 का बिल था, बैंक ने 500 रुपए रख लिए और इमीडिएटली बी को कितने की पेमेंट कर दी, 24,500 की पेमेंट कर दी। अब 3 महीने के बाद बैंक क्या करेगा, बैंक ए के अकाउंट से पैसा काट लेगा, कितना, पूरा का पूरा 25,000। तो बैंक को कितने का, 500 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, जो बैंक, क्योंकि बैंक ने दिए थे 24,500 और मिल कितने गए, 25,000। तो बैंक को उसका बेसिकली 3 महीने का एक तरीके से लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी मिल गया और सिक्योरिटी भी थी उस बिल के अगेंस्ट, है ना। अब कई बार क्या होता है कि इसी बिल को ना इंस्ट्रूमेंट के रूप में कैसे यूज किया जाता है। अब ए और बी है ना, ये मान लो फ्रेंड्स फर्म्स थी, दो फर्म्स थी, बट ये कोई ना सामान उधार पे नहीं खरीदेंगे,
बी ऐसे ही ए से साइन करवा लेगा एक रैंडम बिल के ऊपर, और 3 महीने के बाद बी क्या करेगा, अपने आप ए के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो इससे हम ये भी हो गया कि बी को 3 महीने के लिए पैसा मिल गया काम करने के लिए, और बिना कोई सामान बेचे हुए, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल, जहां पर ए बिना कोई सामान खरीदे हुए बी को क्या कर देगा, बिल साइन करके दे देगा, और बी 3 महीने तक इमीडिएटली बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाएगा, और 3 महीने के बाद उस पैसे को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ए के अकाउंट में खुद ही ट्रांसफर कर देगा, और वो बिल क्या हो जाएगा, बिल मैच्योर्ड हो जाएगा, बैंक को बैंक का पैसा मिल गया। अदरवाइज तो बैंक उसको लोन दे नहीं रहा था। तो ये सबसे आसान तरीका होता है बैंक से लोन लेने का, तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बिल। तो ये थे हमारे पास मनी मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट कि कौन सी वो मनी मार्केट क्या होती है, जहां पर छोटे पीरियड के लिए, छोटे समय, कम समय के लिए, 1 साल से कम के लिए डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। और कौन इशू करता है, बड़ी बड़ी कंपनी इशू करती है। किसको, जनरल पब्लिक से लेकर बैंक्स तक को, और पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। और पैसे की रिक्वायरमेंट क्या होती है, टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल, नॉट फिक्स्ड कैपिटल। चलो, तो ये तो था हमारे पास मनी मार्केट, और इससे जो हम, ये था पार्ट 1, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, ठीक है ना, फिर सेबी क्या था क्या नहीं था, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।